तो बच्चों स्वागत है आपका आज स्ट्रक्चर ऑफ एटम के लास्ट लेक्चर में। ठीक है, आज हम करेंगे क्या, जो हमारे कुछ कुछ छोटे छोटे टॉपिक बच गए थे ना, उसको एक तो कवर कर लेंगे। फिलहाल अभी तक हमने कर क्या लिया है वो मैं आपको बता देता हूँ। हम सबसे पहले आपका बोहर मॉडल कर चुके हैं। बोहर मॉडल में आपका क्या देखा था हमने, एक फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट देख लिया था। ठीक है, और हाइड्रोजन एटम स्पेक्ट्रम का कुछ पार्ट कराया था। तो जो हाइड्रोजन एटम स्पेक्ट्रम का थोड़ा बहुत पार्ट बच गया है ना, वो मैं आपको कराने जा रहा हूँ। और मैंने आपको डी ब्रॉगली विल्सन करा दिया था और हाइजेनबर्ग करा दिया था। फिर इलेक्ट्रॉन की फिलिंग बता दी थी और रूल्स बताए थे। कौन कौन से, पाउलिस एक्सक्लूजन बताया था, ऑफबर्ग बताया था और हुंस रूल बताया था। ये सब करा दिया था। इन सब में कोई दिक्कत, क्वांटम नंबर्स में कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बोहर के थोड़े बहुत पोस्टुलेट भी कर लिए थे। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्या, हाइड्रोजन एटम स्पेक्ट्रम। ठीक है, इसके फॉर्मुलेस हम कर चुके हैं। बस आपको ये बता दूं हाइड्रोजन एटम स्पेक्ट्रम क्या था, और जो आपका बोहर था उसकी ना कुछ लिमिटेशंस थी, कुछ चीजें थी जो वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया था, तो वो आपको बताता हूँ। तो यहाँ ध्यान देना। ये टॉपिक करने के बाद फिर हम क्वेश्चंस लगाएंगे। आज क्वेश्चन ही क्वेश्चन लगाएंगे इसके। ठीक है, यहाँ पर ध्यान दो। ये हाइड्रोजन एटम स्पेक्ट्रम। अब ये स्पेक्ट्रम होता क्या है ये आपको बता देता हूँ। जैसे कि सिंपल सी बात है, आपको पता है ये हमारा न्यूक्लियस होता है। क्या है ये, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अराउंड के शेल है, एल शेल है, एम है और एन है। तो के, एल, एम और एन ये है। ठीक है भैया, और k के लिए आपके n की वैल्यू 1 है, इसके लिए 2 है, इसके लिए 3 है, इसके लिए 4 है। ठीक है, अब आप ये बताओ कि इलेक्ट्रॉन वाइल रिवॉल्विंग इन ऑर्बिट क्या एनर्जी लूज करता है, हाँ या ना? इलेक्ट्रॉन जब इन ऑर्बिट्स में घूम रहा होता है तो एनर्जी लूज करता है या नहीं करता? एनर्जी लूज करता है। तो क्लास में नहीं आएगी तो करेगा ही लूज। तुम बताओ भाई, वो एनर्जी लूज नहीं करता। ठीक है, हाँ, लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन चाहे तो हायर शेल में मूव कर सकता है या लोअर शेल में मूव कर सकता है। कैसे? हायर शेल में तब जाएगा जब गेन करेगा एनर्जी, और लोअर शेल में तब जाएगा जब लूज करेगा एनर्जी। अपनी मर्जी से टाइम के साथ एनर्जी लूज नहीं करता। तो यहां पर ध्यान देना। अब जब वो एनर्जी गेन करके हायर में जाएगा, समझ रहे हो? जब वो, जैसे मैं तुम्हारे से एक क्वेश्चन पूछता हूँ जो बच्चे पहला लेक्चर नहीं देखा हुआ जिन्होंने, उनके लिए पूछता हूँ। आप सोच करके देखो, क्या पैसे अपने आप खर्च होते हैं? मान लो तुम्हारे पास मैंने 1 लाख रुपए रख दिए और तुम्हें कहा भाई तेरे को कोई काम नहीं है, तेरे को कुछ नहीं करना, तो बता तेरे पैसे खर्च होंगे? तेरे पैसे 1 लाख ऐसे के ऐसे ही रहेंगे। लेकिन अब एक क्वेश्चन पूछता हूं, क्या रखे हुए पैसे तुम जिंदगी भर बचा सकते हो? वो किस रूप में खर्च होते रहेंगे? जीएसटी। मैं, अबे जीएसटी क्या, तेल लेने कुछ ना कुछ आपको किसी ना किसी मोड़ पे, चाहे 1 रुपए चाहे 5 रुपए, थोड़ा बहुत तो खर्चा होता रहता ही है। तो इलेक्ट्रॉन जब इस ऑर्बिट के अंदर घूम रहा होता है, तो मैं बात करूं, क्या सिर्फ अगर मैं इसको ये कहूं कि कुछ लेना नहीं कुछ देना नहीं, तो क्या अपनी मर्जी से ये इलेक्ट्रॉन एनर्जी लूज करेगा? अपनी मर्जी से, अपनी मर्जी से कभी नई एनर्जी लूज करता। समझ रहे हो? अपनी मर्जी से नहीं लूज करता। लेकिन उस इलेक्ट्रॉन की जो भी एनर्जी है, अगर वो चाहे कि मैं अपनी एनर्जी में से एक पैकेट एनर्जी का बनाऊं और फेंक दूं, तो ये काम वो कर सकता है कि नहीं कर सकता? ये काम वो कर सकता है। ये इलेक्ट्रॉन मान लो सेकंड शेल में घूम रहा है, और सेकंड शेल में अगर मैंने एक फोटोन फेंक के मारा कोई सा, तो जो फोटोन मैंने उस इलेक्ट्रॉन को फेंक के मारा, क्या वो इलेक्ट्रॉन उस फोटोन की एनर्जी को ग्रैब कर लेगा? हाँ, ग्रैब कर लेगा। तो फोटोन अगर मैं फेंक के इसको मारूं, या ये अपने अंदर से कोई फोटोन लूज ये कर सकता है, लेकिन अगर फोटोन गेन नहीं हो रहा या फोटोन से एनर्जी लूज नहीं हो रही, तो एनर्जी लूज अपने आप नहीं होगी। ये बात जो मैंने बोली आपको क्लियर हुई कि नहीं हुई? नहीं क्लियर हुई तो मना कर दो, बोलो। तो सिंपल सी बात है कि अगर ये इलेक्ट्रॉन एनर्जी गेन करता है तो गेन करके हायर शेल में जाएगा, और इसको बोलेंगे एब्जॉर्प्शन हुआ है एनर्जी का। और जब एब्जॉर्ब करके वो एनर्जी हायर शेल में जाता है तो उसको बोलते हैं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। और अगर ये इलेक्ट्रॉन लूज करता है एनर्जी, तो लूज करके कहां जाएगा? लोअर में। तो मैं उसे बोलूंगा एमिशन स्पेक्ट्रम। क्या बोलूंगा? क्योंकि एमिट हुई ना एनर्जी। तो याद रखना, स्पेक्ट्रम 2 टाइप के होते हैं। स्पेक्ट्रम कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप के। एक होता है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम,
एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम और एक होता है एमिशन स्पेक्ट्रम। और चाहे एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम हो चाहे एमिशन हो, इन दोनों में फर्दर दो क्लासेस होती हैं। एब्जॉर्प्शन के दो होते हैं, एक होता है लाइन एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, एक होता है कॉन्टिन्यूअस एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। एक लाइन एब्जॉर्प्शन हो गया, मतलब एब्जॉर्प्शन में भी दो है, लाइन और कॉन्टिन्यूअस, और यहां पे भी है लाइन एमिशन स्पेक्ट्रम या फिर लाइन या फिर कॉन्टिन्यूअस एमिशन स्पेक्ट्रम। मतलब बेसिकली क्या हो गया, दोनों की दो दो टाइप हो गई, एब्जॉर्प्शन की भी दो टाइप हो गई और एमिशन की भी दो टाइप हो गई। अब तुम्हारे को ये समझा रहा हूँ लाइन का और कॉन्टिन्यूअस का क्या मतलब है। जैसे मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि आपको जो रेनबो दिखता है, रेनबो कैसा दिखता है? जो रेनबो दिखता है उसमें जो आपके कलर्स दिखते हैं, तो कलर के बीच में गैप दिखता है क्या, कि ये वॉयलेट है, ये इंडिगो है, ये बीच में गैप्स हैं, ये गैप्स दिखते हैं? बोलो कैसा दिखता है? ये सारे कलर एक दूसरे में मर्ज होते हैं ना, मतलब ऊपर अगर वॉयलेट है तो उसी के जस्ट नीचे चिपका चिपका क्या होता है, इंडिगो, उनके बीच में गैप। तो अगर बीच में गैप है तो वो मुझे एज अ लाइंस दिखेंगी, और अगर गैप नहीं है तो वो मुझे क्या दिखेगा, कॉन्टिन्यूअस। तो एब्जॉर्प्शन दो, वो स्पेक्ट्रम दो टाइप के, एक एब्जॉर्प्शन का लाइन, लाइन में क्या होता है कि बीच में गैप होता है, और कॉन्टिन्यूअस में बीच में गैप नहीं होता। ये बात समझ गए? अब इस बात को एक और चीज से देखो कि कॉन्टिन्यूअस एमिशन स्पेक्ट्रम का एग्जांपल ही आपका क्या है, एग्जांपल रेनबो। क्या एग्जांपल है? रेनबो। और लाइन एमिशन स्पेक्ट्रम का एग्जांपल है हाइड्रोजन एटम स्पेक्ट्रम। क्या एग्जांपल है? हाइड्रोजन एटम स्पेक्ट्रम। इज दैट क्लियर? तो अभी मैं जो आपको हाइड्रोजन एटम स्पेक्ट्रम पढ़ाने जा रहा हूं वो कौन सा है, लाइन वाला है। कौन सा है? लाइन वाला है। इसको फटाफट लिख लो। अब हाइड्रोजन एटम स्पेक्ट्रम को हम पढ़ते हैं थोड़ा डिटेल में। मान लो ये आपका E1 एनर्जी है, किसके लिए, N1 के लिए। अरे N1 है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 1, इसके लिए जो एनर्जी है वो E1 है, ठीक है। उसके बाद E2 एनर्जी है किसके लिए, N2 के लिए। ऐसे करते करते ना बहुत सारी एनर्जी है, और लास्ट में कौन सी एनर्जी है, E इनफाइनाइट है किसके लिए, N इनफाइनाइट के लिए। समझ गए? अब इस चीज को समझना, जब कोई भी, अब क्योंकि हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन था, वो इलेक्ट्रॉन मैंने क्या किया, n=1 में रहा होगा, उसको मैंने एनर्जी एब्जॉर्ब करा के कहां भेज दिया, हायर शेल्स में। कहां भेज दिया, हायर शेल्स में। तो यहां पर आते हैं, मैंने कहा हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन n=1 में था, ठीक है। अब मैंने उसे कुछ एनर्जी दी, वो हो सकता है 2 में चला जाए, 3 में चला जाए, 4 में, 5 में, 6 में, 7 में, किसी में भी चला जाए, ठीक है, या इनफाइनाइट में चला जाए। अब वो जब जा रहा था तो मैंने कुछ नोटिस नहीं किया, तो मैंने कुछ भी नोटिस, मैं नोटिस वो करूंगा जब वो वापस आएगा। तो इनिशियली इलेक्ट्रॉन हायर शेल्स में होगा, और जब वो एनर्जी एमिट करेगा तो वो कहां आएगा, लोअर में। तो वो जहां पर भी है, अगर वहां से वो फर्स्ट पे आ जाए तो इसको बोलते हैं लाइमन सीरीज। अरे बोलो, एक इंसान इंडियन है या अमेरिकन है या चाइनीज है, ये कैसे पता लगेगा, बताओ बताओ कैसे पता लगेगा? जिस देश में पैदा हुआ, ऐसा तो है नहीं चाइनीज में पैदा हुआ लेकिन भाई साहब सारी सांसें उसकी इंडियन है। तेल लेने गया अब इंडिया, अब चाइना में पलेगा बढ़ेगा तो क्या होगा, चाइनीज कहलाएगा। तो कुल मिला करके जब n=1 में पड़ा हुआ हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन हायर शेल्स में गया, वो मैंने स्टडी नहीं किया, मैंने स्टडी किया जब एमिट होके किसी में आया। तो वो कहीं से भी एमिट होके अगर 1 में आया, मुझे नहीं पता कहां थे तुम, अगर तुम 1 में आए तो मैं बोलूंगा लाइमन सीरीज। अगर तुम 3 से 1 में आए तो भी मैं क्या बोलूंगा, लाइमन सीरीज। आप 2 से 1 में आए तो भी मैं क्या बोलूंगा। तो एमिशन स्पेक्ट्रम हाइड्रोजन का पढ़ा जाता है, और वो बोलते किसे हैं
कि आप जहां भी थे वहां से एनर्जी लॉस करके कौन से एन में आए। 1 में आए लाइमन, और जहां भी थे अगर 2 में आए तो बामर, 3 में आए तो ओहो, नाम तो सबको याद है, नाम याद है तो बस इनको डिस्क्राइब कर लेते हैं कि अगर मैं कहूं कि एन फाइनल मेरा 1 था, एन फाइनल क्या था 1, तो इनिशियल क्या क्या हो सकता है, वेरी नाइस, 2 3 ऑनवर्ड्स। तो इस सीरीज को क्या बोलेंगे, लाइमन सीरीज। क्या बोलेंगे, लाइमन सीरीज। नेक्स्ट आते हैं, अगर एन फाइनल इक्वल टू 2 में आया तो एन इनिशियल क्या 1 हो सकता है, पूछ रहा हूं आपसे, क्योंकि अगर 1 से 2 में गया तो ये तो एब्जॉर्प्शन हो गया, विच इज नॉट पॉसिबल। तो अब एन इनिशियल क्या क्या हो सकता है गाइस, 3 4 एंड सो ऑन इनफाइनाइट। तो इसको बोलेंगे बामर सीरीज, अगले को बोलेंगे पाश्चन। अरे अगला भर लोगे ना, टैव टैव भर लेना। उसके बाद पाश्चन के बाद ब्रैकेट, फिर पी फंड, फिर हमफ्री है, लाइमर बामर पाश्चन ब्रैकेट पी फंड हमफ्री, हाँ ये वाली हमफ्री है। तो ये आपको नोट कर लेना है फटाफट, जल्दी नोट। तुम लाइन मार मार के मत नोट करना, तुम ढंग से लिखना एन की क्या वैल्यू। चलो बच्चों, अब यहां ध्यान देना। अब इसके रिगार्डिंग हमने कुछ लास्ट वाली क्लास में ना कुछ फॉर्मुलेस करे थे। तो फॉर्मुलेस क्या थे, फॉर्मुले बता रहा हूं। मैंने ये बताया था आपको कि एनर्जी ऑफ nth ऑर्बिट का फॉर्मूला बताया था। वो फॉर्मूला क्या था, माइनस आर एच जेड स्क्वायर अपॉन में एन स्क्वायर। जेड था एटॉमिक नंबर, एन था प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एन था प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। और रेडियस ऑफ nth शेल का फॉर्मूला था, क्या था, 52.9 एन स्क्वायर अपॉन जेड। ये था पिकोमीटर्स में, ठीक है। और अगर दो शेल के बीच में एनर्जी का गैप हम पूछ रहे थे तो क्या था, वो था माइनस आर एच जेड स्क्वायर 1 बाय, और क्योंकि फाइनल माइनस इनिशियल होता है ना, तो 1 बाय एन फाइनल स्क्वायर माइनस 1 बाय एन इनिशियल स्क्वायर। और यहाँ पे अगर आर एच की वैल्यू पूछे तो क्या क्या थी हमारी, आर एच की वैल्यू हमारी थी जूल्स में थी 2.18 इंटू 10 की पावर माइनस 19 जूल, सॉरी माइनस 18 जूल, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रॉन वोल्ट में क्या थी, 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये अब आपको वैल्यूज याद होनी चाहिए। फ्रीक्वेंसी की टर्म्स में क्या थी, 3.29 इंटू 10 की पावर 15 हर्ट्स। और वेव नंबर की टाइम में 109677, ये हो गया सेंटीमीटर इनवर्स, और 2 जीरो और लगा दो तो 67700 मीटर इनवर्स। तो ये हमारी वैल्यूज थी इनकी, ठीक है। ये वैल्यूज आपको याद रखनी चाहिए। और आर एच क्या होगा, आर एच हमारा रिडबर्ग कांस्टेंट था, ठीक है। अब ये हो गया हाइड्रोजन एटम स्पेक्ट्रम। और हाँ एक चीज याद रखना, यहां से जब आपकी ये लाइंस आती है ना, ये जो लाइंस आती हैं, भाई यार ये लाइन दिखती है ना, और ये सिंगल सिंगल लाइंस दिखती हैं। जब इनकी एनर्जी की लाइन आती है तो वो सिंगल सिंगल लाइन दिखती है, ठीक है। अब मैं आपको इसका क्या बताने जा रहा हूँ, इसका बताने जा रहा हूँ कुछ लिमिटेशंस थी बोहर मॉडल की, ठीक है। ये मिटा रहा हूं सारा। चलो बच्चों, है एक चीज दिखाऊंगा इसमें, ठीक है, कैमरे से दिखाऊंगा, तो यहां ध्यान देना। अब नेक्स्ट आ जाता है हमारा क्या, लिमिटेशन ऑफ बोहर्स मॉडल। किसकी लिमिटेशन है, बोहर्स मॉडल की। तो इसकी पहली लिमिटेशन पता है क्या थी, कि जो आपको लाइंस दिख रही थी ना, जो स्पेक्ट्रम की लाइंस दिख रही थी, ठीक है, यहां ध्यान देना, यहां ध्यान देना, ये आपको कितनी लाइन दिख रही है, कितनी है भाई, ये एक लाइन दिख रही है ना। अब अपना फोन दिखाना, कैमरा ऑन करके देना। ये जो आपको एक लाइन दिख रही है, ठीक है,
लो बच्चों यहां ध्यान देना आप लोग भी कि ये जो लाइन आपको यहाँ पे क्या है, ये लाइन आपको एक दिख रही है, तो जो एक लाइन दिख रही है अगर इसको जूम करके देखें तो ये कितनी लाइन है, ये ऑब्वियस सी बात है एक से ज्यादा है। तो अगर इसको और सोफिस्टिकेटेड, अगर मैं इसको वैसे देख रहा हूं दूर से तो एक दिख रही है, वैसे ये है कितनी, ये आपकी एक से ज्यादा लाइंस है। ठीक है, तो कुल मिलाकर के बात सिर्फ इतनी है, इसको कर देते हैं वापस, ये ले। तो बच्चों आपको ये बात तो समझ आई कि जो ये सिंगल लाइन दिख रही है ना, बोहर पोस्टुलेट में जो सिंगल लाइन दिख रही थी, यहां पे फिलहाल एक से ज्यादा दिख रही है, वो दो लाइंस थी। अब वो दो लाइन क्यों आ रही थी, ये बात एक्सप्लेन नहीं कर पाया था बोर, समझ गए? तो यहां पर ध्यान देना, बोहर was unable to explain two closely spaced line in हाइड्रोजन एटम स्पेक्ट्रम। हाइड्रोजन एटम स्पेक्ट्रम में वो दो क्लोजली स्पेस्ड लाइन को नहीं बता पाया था। इसको हम ना, दो क्लोजली स्पेस्ड लाइन को हम डबलेट बोलते थे। क्या बोलते थे? डबलेट, समझ गए? सेकंड, ये जो बोहर की थ्योरी थी, ये पता है सिर्फ किस पे एप्लीकेबल थी? उन पे एप्लीकेबल थी जहां पे वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, मतलब दो या तीन या चार इलेक्ट्रॉन नहीं है। यार कभी भी किसी से 10 मिनट के लिए मिलोगे तो बदतमीजी करेगा? 10 मिनट में क्या ही कर लेगा? 10 मिनट में हाय हेलो हद मार के यूं होगा, थोड़ा ये कर रहा होगा, इतने में क्या ही पता लगेगा कितना बदतमीज है। समझ गए बात? तो ये जो टू क्लोजली स्पेस्ड लाइन थी ना, ये सिर्फ और सिर्फ ये सारा सिस्टम बोहर का ये वन इलेक्ट्रॉन कंटेनिंग स्पीशीज के लिए वैलिड था, जहां दो आ गए। क्या हमारे पास थे नहीं ऐसे जिनमें 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन है? थे ना। तो सबने कहा भाई तूने हाइड्रोजन एटम के लिए स्पेक्ट्रम दे दिया, बाकियों के लिए क्या दे रहा है बता? क्या था? बाकियों के लिए मैं नहीं दे पाऊंगा। ठीक है, तो यहां पर लिखना बोहर्स मॉडल was only applicable to one electron system, that is hydrogen and hydrogen like species। अच्छा, ये हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज का क्या मतलब है बच्चों? हाइड्रोजन लाइक का मतलब है जैसे हीलियम है, हीलियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन। अरे बोलो, तो 2 में से कितने लूज कर दे? एक बचे, एक। तो ये हीलियम प्लस के लिए वैलिड है, हीलियम के लिए वैलिड। नेक्स्ट, अगर लिथियम की बात करें, लिथियम पे 3 इलेक्ट्रॉन है, तो कितने इलेक्ट्रॉन लूज करे? 2। तो ये Li+2 के लिए वैलिड है। अगर मैं बेरिलियम की बात करूं तो बेरिलियम के पास 4 इलेक्ट्रॉन है, तो कितने लूज करे? 3+, तो ये इसके लिए वैलिड है। तो इनको बोल रहा हूं मैं हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज, और हाइड्रोजन तो हाइड्रोजन है ही। समझ गए हाइड्रोजन लाइक का मतलब क्या है? तो दो अपने को यहाँ पे ड्रॉबैक इसके दिख गए कि बोर वाज अनेबल टू एक्सप्लेन टू क्लोजली स्पेस्ड लाइन, ठीक है, डबलेट नहीं बता पाया था, और दूसरा ये सिर्फ वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए एप्लीकेबल था। अच्छा, दो के लिए क्यों एप्लीकेबल नहीं था? दो के लिए क्यों एप्लीकेबल? वो इसलिए नहीं था क्योंकि जहां पे 2 या 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन आते थे ना, वहां पे इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन आ जाती थी। तुमने कभी ऐसा देखा है कि दो दोस्त हैं, बहुत जिगरी यार हैं, बहुत जिगरी, मतलब वो कहते हैं कि वी आर टू ब्रदर्स फ्रॉम अनदर मदर्स। अरे मदर मान लो, ऐसा ऐसी स्टेटमेंट आती है ना, तो वो इतने जिगरी हैं, क्या उनके दिमाग में ये ख्याल आता नहीं होगा कि यार अपन साथ रहते तो कितना बढ़िया रहता? अरे बोलो, ऐसा आता ही नहीं आता? तो क्या दो भाई के दिमाग में कभी ये ख्याल आता होगा यार अपन साथ रहते कितना मजा आता है? बताओ भाइयों में क्यों नहीं आता है? पहली बात, साथ ही रहते हैं, और दूसरी बात ये दोनों बराबर के हिस्सेदार हैं, कोई किसी से कम नहीं है। दोस्तों में क्यों ये बात नहीं आ रही? क्योंकि वो ना बराबरी के कोई हिस्सेदार नहीं है, जो है वो है। यहाँ पे बस प्यार का रिश्ता है, यहाँ पे हिस्सेदारी का भी रिश्ता है। तो मेरी बात समझना,
दो इलेक्ट्रॉन अगर पास पास आ गए तो क्या दिक्कत है, क्या ऐसी बात हो गई थी कि तू वहां पे हाइड्रोजन का बोर मॉडल नहीं लगा पा रहा? वो इसलिए क्योंकि यहां ना इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन आ गया, और ये रिपल्शन कुछ चीजें ऐसी क्रिएट करता है जो बोहर स्टैब्लिश नहीं कर पा रहा था। समझे बात को? आप कहोगे यार क्यों नहीं कर रहा था, थोड़ी और पढ़ाई करता, कर लेता। भाई नहीं हुई ना, उससे उससे नहीं हुई। तो उन्होंने कहा देखो ठीक है, मेरे को दिक्कत नहीं है कि आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन है, मेरे पास आओ तो सारे इलेक्ट्रॉन फेंक फाक के आना, एक लेके आना बस। तो पहली चीज, 2 क्लोजली स्पेस लाइन नहीं बता पाया था। दूसरी चीज, सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए वैलिड था। थर्ड, ये जो आपकी 2 क्लोजली स्पेस लाइन भी थी ना, 2 क्लोजली स्पेस लाइन, वो भी फर्दर और टूट रही थी 3 में, 4 में, 8 में, 10 में। कब? जब उसको मैं इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड में रख रहा था। यही बात समझ? अरे बोल लो, सिंपल सी बात, जो 2 क्लोजली स्पेस लाइन थी ये फर्दर और स्प्लिट कर रही थी। कब? जब या तो मैग्नेटिक फील्ड में डाल दो या तो बोहर्स वो भी नहीं एक्सप्लेन कर पाया। समझ गए? तो थर्ड लिखो, थर्ड क्या है? Bohr was unable to explain further splitting of hydrogen spectral lines, ठीक है, इन मैग्नेटिक एंड इन इलेक्ट्रिक फील्ड। लाइन इन मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। और मैग्नेटिक में एम आ रहा है, चेक कर ले भाई, मैग्नेटिक में क्या आ रहा है? जीमैन में भी एम आ रहा है। तो याद रखना, जीमैन इफेक्ट क्या होता है? स्प्लिटिंग ऑफ क्या बोलते हैं, बोहर्स हाइड्रोजन स्पेक्ट्रल लाइन इन मैग्नेटिक फील्ड। पेपर में डायरेक्टली क्वेश्चन आ जाएगा कि जीमैन इफेक्ट क्या है या फिर स्टार्क इफेक्ट क्या है। तो याद रखना, बच्चा कंफ्यूज हो जाता है यार, स्टार्क वाला जीमैन था या स्टार्क वाला जीमैन था, नहीं 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 छी, मैग्नेटिक वाला जीमैन था या इलेक्ट्रिक वाला जीमैन था, बच्चा इसमें कंफ्यूज होता है। तो याद रखना, जीमैन में एम आ रहा है, मैग्नेटिक में भी एम आ रहा है। और फोर्थ चीज जो ये नहीं बता पाया था कि वाई सम एटम कंबाइन टू फॉर्म मॉलिक्यूल, जो हमारे नेक्स्ट चैप्टर का क्या होने वाला है, नेक्स्ट चैप्टर का जो नेक्स्ट चैप्टर होने वाला है, ठीक है, केमिकल बॉन्डिंग हम नेक्स्ट पढ़ेंगे। तो ये बात ही एक्सप्लेन नहीं कर पाया था, ठीक है, इसे फटाफट लिख लो। तो बच्चों ये सामने आपके क्वेश्चन आया है। क्वेश्चन क्या है कि अकॉर्डिंग टू बोहर्स थ्योरी एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन सिक्स्थ ऑर्बिट में क्या होगा। तो आपको फॉर्मूला क्या बताया हुआ है? आपको फॉर्मूला ये बताया हुआ है कि mvr जो आपका एंगुलर मोमेंटम होता था वो किसके इंटीग्रल मल्टीपल होता था? h/2π। h/2π का इंटीग्रल मल्टीपल है, तो n वहां आ गया, nh/2π। अब n की वैल्यू क्या दे रखी है? 6। तो 6h/2π, 2 से कटा तो ये आ गया क्या? 3h/π। तो आंसर क्या हो गया? सी। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन सामने देखो, लो बच्चों सामने क्वेश्चन देखना। इस क्वेश्चन को कैसे डील करेंगे? जैसे आप सारे बच्चे ये जानते हो कि अगर Li+2 की एनर्जी n = 6 से 4 तक जा रहा है, तो Li+2 के लिए z क्या हो गया? फॉर Li+2 z क्या हो गया? 3। अरे z 3 हुआ तो तेरा फॉर्मूला क्या हो जाएगा? डेल्टा ई का। डेल्टा ई का हो जाएगा माइनस RH, यहाँ पे z² और यहाँ पे 1/n फाइनल स्क्वायर माइनस 1/n। अरे यही होगा, तो वैल्यूज डाल दे।
माइनस आर एच, जेड क्या हो गया 3 का स्क्वायर, यहाँ पर क्या हो गया 1/n फाइनल क्या हुआ 6 टू 4 है ना, तो फाइनल 4 स्क्वायर हुआ, और ये क्या हुआ 6 स्क्वायर। बता ये डलेगा कुछ और डलेगा? अरे बोलो। अब ये तो हो गया फॉर Li+2, ठीक है। अब अगला हमें किसके लिए निकालना है, हीलियम प्लस के लिए सेम एनर्जी गैप निकालनी है ना, कि सेम एनर्जी रिलीज हो। तो फॉर हीलियम प्लस क्या हो जाएगा, हीलियम प्लस के लिए Z2 हो गया, बोलो भाई। तो डेल्टा E क्या हो जाएगा यहाँ पे माइनस आर एच, जेड क्या हो गया 2 स्क्वायर अपॉन में 1/n फाइनल नहीं पता कितना है, n इनिशियल कितना है ये नहीं पता। इज दैट क्लियर? बोलो। तो अब इसे कैसे करना है यहाँ पर ध्यान देना। हाँ क्या, सेम एज which transition of Li+2 associated with same energy as, अच्छा ओ वेट वेट वेट, यहाँ पे ट्रांजिशन पूछ रहा है Li+2 की क्या है, तो Li+2 को n फाइनल n इनिशियल ही रख देते हैं। Li+2 को क्या रख देते हैं बच्चों, n फाइनल और n इनिशियल, और यहां क्या वैल्यू डाल देते हैं, यहां वैल्यू डाल देते हैं अपन 4 स्क्वायर और 6 स्क्वायर। तो पूछ रहा है Li+2 में कौन सी एनर्जी सेम एनर्जी गैप लेकर के आएगी, कौन सा, जो हीलियम प्लस में 6 to 4 आया। तो अब इस बात को समझना, मेरे को ये पता है, क्या है ये पता है, लेकिन ये तो है हीलियम के लिए भाई। अब ये जो भी एनर्जी गैप दे रहा हो, सेम एनर्जी गैप मेरा किसके लिए आना चाहिए, Li के लिए आना चाहिए। तो अब हम इस फॉर्म में उसको कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो सामने ध्यान दो, ये क्वेश्चन समझने में थोड़ा सा मुश्किल आपको बैठेगा, लेकिन हो जाएगा। तो अब इसको देखना, आपको गिवन क्या है, आपको ये चीज तो गिवन है ना पहले से कि डेल्टा E माइनस आर एच 2 स्क्वायर 1/4 स्क्वायर माइनस 1/, ये पहले से गिवन है ना। अब सोच करके देख, अगर मैं 2 स्क्वायर को अंदर ले जाऊं और 3 स्क्वायर से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दूं, तो कोई फर्क तो नहीं पड़ रहा है इस वाली इक्वेशन में। मैं करना क्या चाह रहा हूं, मैं इस वाली इक्वेशन को इसमें कन्वर्ट करना चाह रहा हूं, क्योंकि ये वाली इक्वेशन किसकी है, लिथियम की, और ये वाली किसकी है, हीलियम की। लिथियम का मुझे पता नहीं है, हीलियम का मुझे, तो जो मुझे पता है इसको मैं उस फॉर्म में ले जाता हूं, जो नहीं पता तो यहाँ पे जो जो NF और NI की वैल्यू आएगी वो हो जाएगी। तो देखो इसको मैं कैसे वहां ले जाता हूं, जो ये लिखा है माइनस आर एच 2 स्क्वायर, और मेरे को कन्वर्ट क्या करना है, मेरे को इस पूरे में NF NI की जो वैल्यू तुमसे आती हो वो ले आओ, बस बाहर मेरे को क्या लाना है 3 स्क्वायर, बाहर क्या लाना है। तो मैं क्या कर रहा हूं, ये 2 स्क्वायर को अंदर ले जा रहा हूं, माइनस आर एच स्क्वायर माइनस आर एच, और 2 स्क्वायर बाय 4 स्क्वायर और 2 स्क्वायर बाय, अरे क्या किया मैंने, जो बाहर लिखा था वो अंदर ले गया, और क्योंकि मेरे को बाहर क्या लाना था 3 स्क्वायर, अरे तभी तो ये कन्वर्ट होगा 3 स्क्वायर में। तो 3 स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिया, अब अपनी मर्जी से कुछ मल्टीप्लाई तो कर नहीं सकता, तो उसी चीज को नीचे भी ले गया। अब ये बाहर ही रहने देता हूं, इसको अंदर ले जाता हूं, तो ये मेरा क्या हो जाएगा माइनस आर एच, ये हो गया 3 स्क्वायर, और ये क्या आ गया 2 स्क्वायर अपॉन ये 4 स्क्वायर तो था ही, 3 स्क्वायर और आ गया, और यहाँ पे क्या था 2 स्क्वायर तो था ही, 6 स्क्वायर के साथ और क्या आ गया 3 स्क्वायर आ गया। अरे बोलो, अब ये वाली जो मेरी इक्वेशन थी ये कन्वर्ट हो गई इस वाली फॉर्म में। अब ऊपर मेरे को क्या चाहिए 1, अरे ऊपर क्या क्या चाहिए 1, तो काट के देखते हैं कुछ कट रहा है कि नहीं कट रहा। क्या देख 2 का स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है, तो मैं 2/4 इंटू 3 का होल स्क्वायर कर सकता हूं, कर सकता हूं ना। तो यहाँ पे लिया माइनस आर एच 3 स्क्वायर, ये हो गया 2/4 इंटू 3 का होल स्क्वायर माइनस 263 का होल स्क्वायर, ये हो गया। अब 2 से ये कटा, नीचे 2 आया, और 2 से ये कटा, नीचे 3 आया, तो यहां क्या बचा आर एच 3 स्क्वायर, ये बचा 1 अपॉन में नीचे 6 का स्क्वायर, अरे ऊपर 1 स्क्वायर नीचे 6 स्क्वायर, और वहां क्या बचा माइनस 1 अपॉन में 9 का स्क्वायर। तो 6 का स्क्वायर n फाइनल क्या दे रहा है 6, और 9 का स्क्वायर n इनिशियल क्या दे रहा है 9। स्क्वायर की टर्म्स में चाहिए, इसे फटाफट करो, और आंसर क्या आ गया
9 to 6। ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा आपको यहाँ पे कैलकुलेशन को मैनिपुलेट करना सिखाया जा रहा है बेसिकली। कर लो इसे। तो बच्चों यहाँ ध्यान देना, यहाँ पे क्या कह रहा है, लैम्डा पूछ रहा है कौन सी वेव का ज्यादा होगा। तो जो लैम्डा होता है वो होता है h अपॉन एम वी। अब सिंपल सी बात है, h कांस्टेंट है और लैम्डा एम वी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो ये कह रहा है कि वेलोसिटी तो सबकी सेम कर दी, वेलोसिटी सबकी क्या कर दी, सेम कर दी। तो वेलोसिटी अगर इन्होंने सेम कर दी तो जिसका मास लोएस्ट होगा उसकी वेवलेंथ हाईएस्ट होगा, और लोएस्ट मास किसका आएगा, इलेक्ट्रॉन का। ठीक है, तो यहां से इसकी एक्सप्लेनेशन हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन सामने देखो बच्चों, ये क्वेश्चन लगाएंगे। ठीक है, तो बच्चों यहां ध्यान देना, सॉल्यूशन में आपको फॉर्मूला तो वही यूज हो गया पिछले वाला ही, लैम्डा इज इक्वल टू h बाई एम वी। अब वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रैवलिंग, तो वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, कह रहा है ना 10% ऑफ वेलोसिटी ऑफ लाइट है, तो 10% ऑफ 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। तो 10% निकालने का फॉर्मूला आपको पता है, इंटू 3 इंटू 10 की पावर 8, तो ये आ गया क्या, 3 इंटू 10 की पावर 7 मीटर पर सेकेंड। तो वेलोसिटी पता लग गया, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे दिया हुआ है, h की वैल्यू आपको पता है, कैलकुलेट द लैम्डा। आंसर कौन सा आ रहा है बच्चों, वह पक्का आ रहा है, पीछे से देख के बता रहे हो, डन कर दो इसे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे सामने बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये है, आपको सबसे पहले इस क्वेश्चन का मतलब समझना है, फिर आपको आंसर करना है। 2 मिनट का पॉज लो, उसके बाद आंसर देखना, पहले खुद ट्राई करो। तो बच्चों यहां ध्यान देना, ये कह रहा है किसी भी सेट शेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जिनके सेम क्वांटम नंबर हो। तो अगर p की बात करूंगा तो या तो मैं सारे प्लस हाफ की बात कर रहा हूं या सारे माइनस हाफ की। d की अगर बात करूंगा तो d में 1 2 3 4 5, या तो सारे प्लस हाफ की बात करूंगा या सारे माइनस हाफ की। तो चेक करके देखना क्या तिकड़म लगाऊं कि L से रिलेट करके, भाई मेरे को जितने ऑर्बिटल है वही तो आंसर चाहिए। तो मान ले इसके लिए L की वैल्यू क्या है, 2 है, इसके लिए L की वैल्यू क्या है, 1। अब क्या रिलेशन लगाऊं कि इसके लिए आंसर 5 आ जाए, इसके लिए आंसर 3 आए। तो भाई क्या करो, ट्वाइस करो, एक ऐड कर दो। अब ट्वाइस किया L की वैल्यू में +1, 2 इंटू 2 + 1, 2 इंटू 1 + 1, तो फॉर्मूला क्या हो गया, 2L + 1। तो अगर मैं पूछूं टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये तो मैंने पूछा कि वो कितने इलेक्ट्रॉन होंगे जिनका स्पिन क्वांटम नंबर सेम आए, या तो सारे प्लस हाफ या तो सारे माइनस हाफ। तो 2L + 1 पता लग गया। अब अगर मैं पूछूं टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, अब टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे रिलेट करोगे L से, भाई इंटू 2 हो जाएगा। तो टोटल इलेक्ट्रॉन ms बराबर वाले 2L + 1 थे। तो अब टोटल निकालने के लिए डबल कर दूं, क्योंकि जितने प्लस हाफ वाले होंगे उतने माइनस हाफ वाले, तो मल्टीप्लाई बाय 2। तो आंसर क्या आ गया, 4L + 2। मतलब ऐसा नहीं है कि इसका एक फिक्स क्वेश्चन है कौन सा आएगा, वो आपसे चेंज कर करके चीजें पूछ सकता है। उसको आपको ये चेक करना पड़ेगा कौन सा फॉर्मूला रिलेट कर रहा है। हाँ हाँ, तो ये मतलब मैं ये कह रहा हूं कि ये आपको रटना नहीं है, ये क्या करना है, आपको समझ के लाना है ये, और ये ऑन द स्पॉट वाली बात होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई,